7 अप्रैल 2026 की वो रात जब पूरी दुनिया की सांसें रुक गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शाम 5:36 पर अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान ने डेडलाइन खत्म होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो आज रात पूरी ईरानी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एक पूरे देश को, एक पूरी सभ्यता को मिटाने की धमकी दे रहा था। हर कोई यह पढ़कर दंग रह गया। पूरी दुनिया के नेता यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रंप आखिर करने क्या जा रहे हैं। क्या यह न्यूक्लियर बम का इशारा था? उस रात बहुत से लोगों को सच में लगा कि अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला कर देगा। सीज फायर की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन तभी डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले अचानक ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया। बने रहिए द गली वैली अनप्लग्ड में। नमस्कार, मैं हूं मनीष और हम आज इस पूरे मामले को एकदम सीधे और बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने रखेंगे। तो पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि ये वॉर अचानक नहीं आई। 28 फरवरी से लेकर अब तक 50 दिन से ज्यादा लंबी इस जंग में 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में 2000 से ज्यादा, लेबनान में 2100 से ज्यादा, इजराइल में 26 और 13 अमेरिकी सैनिक भी शहीद हो चुके हैं। यह नंबर सुनते वक्त सिर्फ डेटा लगते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि 7000 से ज्यादा परिवार हमेशा के लिए तबाह हो गए। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और सवाल यह है कि आखिर में मिला क्या? इस पूरे वॉर का सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया। 21 मार्च को ईरान की नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया गया, लेकिन सबसे डरावना था बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। यह ईरान का एकमात्र चालू न्यूक्लियर प्लांट है जहां कई टन न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद हैं और वॉर शुरू होने के बाद इसके आसपास 4 बम गिराए जा चुके हैं। अब यह कितना खतरनाक था, यह शायद ज्यादातर लोगों को पूरी तरह समझ में नहीं आया। अगर इस प्लांट को थोड़ी सी भी चोट पहुंची, रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने लगता, पानी कंटेनमेंट हो जाता, तो पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए यह एक भयानक तबाही होती। वैसी ही बीमारियां देखने को मिलती जैसे चेरनोबिल के वक्त दुनिया ने देखी थी, जिनसे पीढ़ियां तक उभर नहीं पाती। कतर के प्रधानमंत्री ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर इस प्लांट को नुकसान पहुंचा तो खाड़ी के देशों में न पानी बचेगा, न मछलियां, न कोई जिंदगी। अब आते हैं उस टर्निंग पॉइंट पर जिसने ट्रंप के हर दावे की हवा निकाल दी। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान के आसमान में अमेरिका का पूरा दबदबा है, ईरान हार चुका है, वॉर लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन 3 अप्रैल को ईरान ने अमेरिका का एक F-15E स्ट्राइकर ईगल फाइटर जेट गिरा दिया। इस प्लेन में 2 लोग बैठे थे, एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर। दोनों ईरान की जमीन पर जा गिरे। पायलट को कुछ घंटों में रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरे का कोई अता पता नहीं था। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी रेस जो इतिहास में दर्ज हो गई। अगर ईरान उस आदमी तक पहले पहुंच जाता तो एक अमेरिकी कर्नल उनके हाथों में होता, और यह ट्रंप के लिए इतनी बड़ी शर्मिंदगी होती कि पूरे वॉर का रंग ही बदल जाता। वो एयरमैन 24 घंटे से ज्यादा दुश्मन की सरजमी पे अकेले छुपा रहा। इजेक्शन में चोट थी, फिर भी 7000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा और एक पहाड़ की दरार में छुप गया, और वहां से सिर्फ उसने 3 शब्दों में रेडियो मैसेजेस को भेजा, गॉड इज गुड। अमेरिकी अधिकारियों को पहले लगा कि यह ईरान की चाल है, लेकिन एनालिसिस के बाद पता चला कि यह असली मैसेज था। फिर CIA ने एक डिसेप्शन कैंपेन शुरू की और ईरान के अंदर यह गलत खबर फैला दी कि दोनों लोगों को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया, ताकि ईरानी फौजें ढूंढना बंद कर दें। उसके बाद डेल्टा फोर्स और नेवी सील टीम 6 के सैकड़ों जवान ईरान में घुसे। अमेरिकी विमानों ने उस इलाके में स्ट्राइक्स की और अंत में एयरमैन को सुरक्षित निकाल लिया गया। 5 अप्रैल को ट्रंप ने पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि वी गॉट हिम, लेकिन सच्चाई यह थी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक वॉर प्लेन क्रैश हुआ,
2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हिट हुए और 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इतने डैमेज हुए कि उन्हें ईरान की जमीन पर ही नष्ट करना पड़ा ताकि दुश्मनों के हाथ ना लगे। अब बात करते हैं उस डेडलाइन गेम की जो ट्रंप खेल रहे थे। ट्रंप ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की डेडलाइन पहले 21 मार्च, फिर 23 मार्च, फिर 28 मार्च और फिर 6 अप्रैल को दे चुके थे और ईरान ने चारों को नजरअंदाज कर दिया। जब कुछ काम नहीं आया तो ट्रंप ने सीधा गाली देना शुरू कर दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उनकी एक पोस्ट में लिखा था, ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यू बास्टर्ड, यू विल बी लिविंग इन हेल। और यही नहीं, उन्होंने ईरानियों को जानवर तक कह डाला और कहा कि उन्हें मारना वॉर क्राइम नहीं होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे जेनोसाइड की धमकी करार दिया और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने साफ कहा कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला इंटरनेशनल लॉ के तहत वॉर क्राइम है। डेडलाइन में कुछ ही घंटे बचे थे। मिडिल ईस्ट की कई देशों की एजेंसियों में नागरिकों को सुरक्षित जगह जाने की चेतावनी दी थी और पूरी दुनिया एक ऐसे जंग के कगार पर खड़ी थी जो आज तक कभी नहीं देखी गई थी। अमेरिका ने खरग आइलैंड पर स्ट्राइक्स कर दी जहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले 2 हफ्तों का सीज फायर हो गया और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सीज फायर पाकिस्तान ने करवाया था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर और ट्रंप के बीच एक सीधा चैनल खुल गया था और इसी के जरिए पाकिस्तान ने यह सीज फायर करवाया। एग्रीमेंट यह था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा, अमेरिका 2 हफ्ते तक कोई स्ट्राइक नहीं करेगा और 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में परमानेंट पीस के लिए बातचीत होगी। लेकिन सीज फायर अनाउंस होते ही इजराइल ने लेबनान में 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स कर दी, 300 से ज्यादा लोग मारे गए और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि यूएस ईरान सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है तो मैं यहां बम गिरा सकता हूं। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भी यही कहा, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने स्टेटमेंट में साफ लिखा था कि सीज फायर में लेबनान और बाकी सभी देश शामिल होंगे। इस कंफ्यूजन के बाद 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में पीस टॉक शुरू हुई। 21 घंटे तक बातचीत चली। ईरान ने 10 पॉइंट्स का प्रपोजल रखा जिसमें सारी पाबंदियां हटाने, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल की मान्यता, अमेरिकी फौजों की वापसी और यूरेनियम एनरिचमेंट की अधिकार की मांग शामिल थी। ट्रंप के मुताबिक ज्यादातर बातों पर सहमति बन गई लेकिन न्यूक्लियर मुद्दे पर नहीं बनी। अमेरिका चाहता था कि ईरान 20 साल के लिए सारी न्यूक्लियर गतिविधि रोक दे, लेकिन ईरान सिर्फ 5 साल को तैयार था और इसी एक मुद्दे पर पीस टॉक फेल हो गया। पीस टॉक फेल होते ही ट्रंप ने अमेरिकी नेवी का ईरानी बंदरगाहों पर पूरा ब्लॉकेट शुरू कर दिया। अब हॉर्मुज पर 2-2 ब्लॉकेट लग गए थे। ईरान वैसे तो चीन जैसे दोस्त देशों के लिए रास्ता खुला रख रहा था, लेकिन अमेरिका ब्लॉकेट के जरिए अब चीनी जहाजों को भी रोकने की कोशिश होने लगी। इस पर चीन ने भी अमेरिका को चेतावनी दी कि वो ईरान और उसके रिश्ते में दखल न दे। इस बीच 17 अप्रैल को ईरान अचानक ऐलान करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी कमर्शियल जहाजों के लिए खुल गया है, जिसके बाद तेल के दाम तुरंत 10% गिर गए। लेकिन अगले ही दिन ईरान ने यूटर्न ले लिया और कहा कि हॉर्मुज बंद है और गुजर रहे जहाजों पर फायरिंग भी कर दी। अब आते हैं उस बात पर जो सीधे हमसे यानी भारत से जुड़ती है और जिसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और दुख भी होगा। जब पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी पीस नेगोशिएशन करवा रहा था, वो काम जो भारत जैसे देश को करना चाहिए था, तब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को इस मीडिएशन के लिए दलाल कहा। ठीक है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन मीडिएशन तो छोड़ो, अपने देश के हित तक सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं। 18 अप्रैल को 2 भारतीय झंडे वाले जहाज, जिनमें से एक सुपर टैंकर था जिसमें 20 लाख बैरल इराकी तेल भरा था,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक ईरानी गन बोट्स ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। उस जहाज का वो ऑडियो भी सामने आया जिसमें क्रू मेंबर कह रहा था कि आप फायर कर रहे हो, मुझे वापस जाने दो। उन दोनों जहाजों को यूटर्न लेकर वापस लौटना पड़ा। उस एक दिन में कुल 8 भारतीय जहाज हॉर्मुज की तरफ बढ़े, लेकिन सबको वापस लौटना पड़ा। भारत ने इजराइल राजदूत को तलब करके नाराजगी जताई, लेकिन सवाल यह है कि भारत इस हालात में पहुंचा कैसे? कुछ महीने पहले तक ईरान भारत का दोस्त था, दोनों मिलकर चाबहार पोर्ट बना रहे थे। आज ईरान भारतीय जहाजों पर गोलियां चला रहा है और ऊपर से बार बार अमेरिका से परमिशन मांगनी पड़ रही है कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है या नहीं। काफी दबाव के बाद अमेरिका ने परमिशन दी भी तो सिर्फ 16 मई तक। यह देश का हित है या किसी के आगे झुकना? अब अच्छी खबर यह है कि इजराइल और लेबनान के बीच भी 10 दिन का सीज फायर हो गया, जिसे अमेरिका ने करवाया और ट्रंप ने बताया कि नेतन्याहू फोन पर सहमत हो गए। 10 दिनों के बाद परमानेंट पीस की बातचीत होगी। हालांकि इजराइल के सैनिक दक्षिण लेबनान में बने रहेंगे और सबसे बड़ा सवाल अभी यह है कि 22 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच जो 2 हफ्ते का सीज फायर था वो खत्म हो रहा है। क्या इससे पहले दोनों के बीच डील हो पाएगी? अगर नहीं हुई तो वॉर फिर से शुरू होने का खतरा है, और अगर डील हो भी गई तो क्या इजराइल उसे मानेगा? इस पूरी वॉर में हर बार जब लड़ाई खत्म होने की कगार पर आती है तब इजराइल कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि आग फिर से भड़क जाती है। तो सवाल यह है कि यह तबाही आखिर कितने दिन और चलेगी? देखते रहिए द गली वैली अनप्लग्ड, जहां हर खबर बिना किसी लाग लपेट के सीधे आप तक पहुंचती है। और वीडियो में इतने लंबे समय तक के बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।